गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वे का एक नेक्स्ट चैप्टर डील करने वाले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे के बारे में आज हमको डील करना है। ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते। अगर आप इनको समझ जाते हो या एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर न्यूमेरिकल की दिक्कत नहीं रहेगी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो क्या आते हैं वो आपके थ्योरेटिकल ही बनते हैं। दूसरी बात, इस टॉपिक का जो वेटेज है एसएससी जेईई में प्री में भी है और मेंस में भी है। मेंस में इसके थ्योरी पूछ लेता है कि प्लेन टेबल में कौन कौन सी एसेसरीज यूज होती हैं, ठीक है, ये पूछ लेता है। 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती है, इन सब के बारे में क्वेश्चंस मेंस में ही आते हैं, प्री में नहीं आते हैं। मतलब प्री में आते हैं बट ये नहीं पूछेगा कि आप लिखो इनके बारे में। प्री में सिर्फ ये पूछता है कि किस प्रॉब्लम से हम किस तरीके की एरर को रिमूव कर सकते हैं। मतलब कई मेथड होते हैं जो प्लेन टेबल में एरर आ जाती है, क्लोजिंग एरर आ जाती है, तो उसको मतलब ट्रावर्स आप बना रहे हो तो उसकी एरर्स आ जाती है, तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग मेथड है, लेहमान मेथड है, मैकेनिकल मेथड्स, मतलब कई सारे आते हैं, भी डील करेंगे। ठीक, देखिए प्लेन टेबल वर्क जो है एक्चुअली ये फील्ड पे होता है। नाम लिखा है प्लेन टेबल सर्वे, तो एक टेबल जैसा ही होता है, एक ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड के ऊपर एक टेबल जैसा होता है, मतलब बोर्ड होता है लकड़ी का है, ठीक है, वो एकदम प्लेन होता है। फिर हम लोग फील्ड पे जाते हैं, जो भी हमारे फील्ड पे पॉइंट्स या स्टेशंस होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं। कई सारे प्रोसेस होते हैं इसमें। पहले सेंटरिंग, पहले जहाँ पे भी आप इक्विपमेंट अपना सेटअप करोगे सेंटरिंग करोगे। सेंटरिंग करने के बाद ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें टेम्परेरी होता, परमानेंट कुछ होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे जा करके सबसे पहले सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग करने के बाद में लेवलिंग, फिर ओरिएंटेशन स्टार्ट करते हैं कि भैया हमारा किस साइड में हमारा स्टेशन है, तो अपना हम लोग सेटअप करते रहते हैं। इस तरीके से आपका कीबोर्ड होता है, मतलब बोर्ड होता है एक, उस बोर्ड को इधर उधर साइड कर लेते हैं। अपना जो एलिडेट होता है उससे हम लोग जो है ना उसको साइटिंग करते हैं, एलिडेट की मदद से साइटिंग करते हैं। एक ट्रफ कंपास होता है, ठीक है, प्लम्बिंग फॉर्क होता है, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एसेसरीज़ हैं, तो एसेसरीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार यही पूछ लेता है कि जैसे हर एक इक्विपमेंट का क्या क्या काम है, ट्रफ कंपास का काम क्या है, एलिडेट का काम क्या है, तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, प्लेन टेबल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो भी हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। दूसरी बात, ये फील्ड पे होता है तो इसमें हम लोग जो साइटिंग और रीडिंग एक साथ लेते हैं, साइटिंग भी करते रहते हैं, साथ में अपना काम भी चलता रहता है। उसको जो भी लाइन खींचनी है वो सारा काम एक साथ ही होता है। तो यहाँ पे साइटिंग और रीडिंग एक साथ आता है, ठीक है, बोथ आर साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए ये आपका फील्ड वर्क होता है। लैब वर्क या मतलब कह सकते हो ऑफिस वर्क इसमें होता ही नहीं है। सारा वर्क कहाँ पे होता है, फील्ड पे होता है। तो और दूसरी बात है, मतलब कौन कौन सी जगह पे कर सकते हो, घने जंगलों में इसका सर्वे नहीं कर सकते हो, बरसात हो गई तो प्लेन टेबल नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी हमारी मजबूरियाँ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकल के आते हैं, जिनके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले दिस इज़ द 43rd लेक्चर, लेक्चर नंबर 43, लेक्चर नंबर 43, ठीक है, ठीक है, ओके। दिस इज चैप्टर नंबर 10। 9th चैप्टर हम लोगों ने कवर कर रखा है, पिछला ही चैप्टर था आपका, ठीक है। तो चैप्टर 10 है ये, दिस इज पार्ट 1, प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, ये है अपना टॉपिक, ठीक है। तो मतलब ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, प्री प्लस मेंस। थ्योरी है ज़्यादा इसमें, न्यूमेरिकल है ही नहीं, ओनली थ्योरी। ठीक है, ओनली थ्योरी के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेन टेबल क्या होता है, इन सब के बारे में हमको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। चल, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो, व्हाट इज़ दिस, डिफिनीशन पहले पढ़ेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो प्लेन टेबल सर्वे। तो सबसे पहले है प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो ये फर्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी प्लेन टेबल सर्वे। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है,
ठीक है, चलो जितने भी टॉपिक्स हमको सर्वे में अच्छे पढ़ना है ताकि हमारा कोई एग्जाम में क्वेश्चन ना जाए। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग इट इज़ अ graphical method it is a graphical method of surveying in which field work and plotting are done simultaneously, दोनों काम एक साथ होते हैं, मतलब आपका प्लॉटिंग भी करते रहते हैं और फील्ड वर्क दोनों एक साथ होते हैं। तो ये डिफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसका निकल के आता है सेकेंड वन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है इट इज मेनली यूज फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल, इट इज मेनली यूज फॉर small and medium scale, that is 1/10,000 ये स्केल होता है, एंड 1/2,50 ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये आपका होता है 2.5 लाख, तो 10,000 से लेके इसके बीच में, मतलब बहुत स्मॉल स्केल के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लियर है? चल नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, फॉर प्लॉटिंग टोपोग्राफिक मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स फॉर प्लॉटिंग टोपोग्राफी का मतलब होता है नेचुरल फीचर्स, जो भी आपके ग्राउंड के होंगे, माउंटेन और जो भी है, वैली है, कुछ भी है, पेड़ पौधे, सब कुछ हिसाब से। तो दिस इज कॉल्ड प्लॉटिंग ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स इन एन ओपन कंट्री वेयर ग्रेड एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, accuracy is not required, ठीक है। जहाँ पे आपको एक्यूरेसी अच्छी नहीं चाहिए हो वहाँ पे आप इसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, बिफोर स्टार्टिंग प्लेन टेबल सर्वे, plain table surveying, control stations are selected, तो बिफोर स्टार्टिंग प्लेन टेबल सर्वेइंग कंट्रोल स्टेशंस आर सेलेक्टेड टू कवर द इंटायर एरिया। इस तरीके से आपको स्टेशन को चूज करना है ताकि आपका जो भी सर्वे कर रहे हो वो पूरा का पूरा एरिया क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। कवर, इंटायर एरिया कवर, एंड अ सुटेबल स्केल इज डिसाइडेड, एंड अ suitable scale is decided, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं thereafter, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद क्या करते हैं,
देयर आफ्टर, ये काम कर लेना हमको है, अपने हिसाब से स्टेशंस को चूज़ कर लेना है इंटायर एरिया ताकि कवर हो जाए, और सूटेबल स्केल को भी चूज़ कर लेना होगा, डिसाइड करना, शुरुआत में डिसाइड कर लेते हैं, ठीक, कि भाई मानोगे क्या कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, जो 1 मीटर ग्राउंड पे है वो 1 सेंटीमीटर बराबर पेपर पे होगा, या कुछ भी और मान सकते हो, जो मर्जी करे, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट है देयर आफ्टर सर्वेयर, thereafter surveyor starts filling, ठीक है, start fillings in details from डिटेल्स हम लोग फिल करते हैं अपने पेपर्स के ऊपर, डिटेल्स फ्रॉम एनी ऑफ कंट्रोल पॉइंट, एनी ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स वन बाई वन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड ट्रावर्स ऑल द स्टेशन, एंड ट्रावर्सेस, सब स्टेशन का क्या ले लेते हैं, ट्रावर्सेस। ट्रावर्स का मतलब समझते होगे, साथ साथ में उसका एंगल भी आ जाता है और क्या क्या आ जाता है, डिस्टेंस भी आ जाता है। ट्रावर्सेस ऑल द स्टेशन, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। एलिवेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट है 6। ये क्या कह रहा है कि एलिवेशन ऑफ पॉइंट, उसकी जो पॉइंट की ऊंचाई है, दैट इज एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन are determined with the help of लेवलिंग। किसकी मदद से करोगे आप, तो जो भी एलिवेशन आपको बताना है कि हमारा ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है जो कि उसका एलिवेशन पता करना है, तो आप लेवलिंग की मदद लोगे, ठीक है। चल लेवलिंग कॉमा इंडियन क्लिनोमीटर, इंडियन, ये भी आपको स्लोप बताता है, क्लिनोमीटर, इंडियन जो क्लिनोमीटर होता है ये आपको बताता है किसी भी पॉइंट का एलिवेशन या उसका एंगल बताता है वर्टिकल से, ठीक है। और टेलीस्कोप एलिडेट, ठीक है। चलो इस तरीके से एलिडेट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है, नोट पॉइंट करके लिखते हैं। अब जो फिनिश्ड मैप आपका बन के आएगा, दैट इज फिनिश्ड मैप, जो फिनिश्ड मैप तैयार होके आएगा, फिनिश्ड मैप कॉल्ड एज टोपोग्राफिक मैप्स, जो फिनिश्ड मैप होगा उसको क्या बोलोगे, टोपोग्राफी, बिकॉज आप नेचुरल फीचर्स के बारे में बता रहे हो इसलिए टोपोग्राफी आ जाएगा। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, ठीक है। देखिए कार्टोग्राफी का मतलब जानते हो क्या होता है, कि जैसे हम लोग मैप प्रिपेयर होता है ना, मैप बनाने की कला को भी कार्टोग्राफी कहते हैं। जो आपके पास इंडियन मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब मैप देखते हो ना, तो ये मैप बनाने की जो साइंस होती है, टेक्निक होती है, इस कला को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। तो जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो भी लोग ग्रेजुएट करते हैं कहीं से भी करो, तो जो ज्योग्राफी में सर्वे किया जाता है उसमें भी प्लेन टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी से MA BA या करते हैं तो उनके लैब में ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनको प्लेन टेबल कराया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जो मैप तैयार किए जाते हैं या कोई फील्ड का सर्वे करना है या जो भी आपको ज्योग्राफी के बारे में जानकारी चाहिए, नेचुरल फीचर्स के बारे में, तो प्लेन टेबल का उपयोग करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, नॉन टेक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये बोल देगा प्लॉटिंग ऑफ मैप टेक्निक्स इज आल्सो कॉल्ड एज कार्टोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी, ऐसे ऑप्शन बना देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका नाम है कार्टोग्राफी।
ठीक है, कार्टोग्राफी। क्लियर है? चल इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। अब हमको जो नेक्स्ट पॉइंट डील करना है वो ये डील करना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके क्या हैं। बहुत आसान है, मेंस में पूछ लेता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ दिस, तो ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हेडिंग बना दो, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एडवांटेजेस, और इधर साइड में हम लोग लिख लेंगे डिसएडवांटेजेस। चल, ये आपको एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्री में पूछ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट है साइटिंग एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। पहला पॉइंट है साइटिंग एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है। ये फायदा इसका रहता है, नहीं तो पता चला कुछ ऐसे सर्वे होते हैं पहले फील्ड पे करो फिर आकर के आप ऑफिस वर्क करो, तो वो टाइम टेकिंग होता है। चलो नो, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है नो, या ऐसा लिख दो ग्रेट स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। ग्रेट स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब बहुत पढ़ा लिखा आदमी इसके लिए नहीं चाहिए। अगर वो फील्ड वर्क करना थोड़ा बहुत जानता है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेगा जान जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत स्किल की ज़रूरत नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट, इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लॉटेड एक्यूरेटली। इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, जैसे इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसे बिल्डिंग है, टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग है, उसको भी प्लॉट किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट कैन बी प्लॉटेड एक्यूरेटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, दैट इज फोर्थ पॉइंट, लेस कॉस्टली देन थियोडोलाइट सर्वे। लेस कॉस्टली देन, थियोडोलाइट का इक्विपमेंट ही महंगा मिलता है। लेस कॉस्टली देन थियोडोलाइट। थियोडोलाइट में पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, रीडिंग ही नहीं ले पाएगा क्योंकि वर्नियर स्केल होता है। थियोडोलाइट दैट इज सर्वे, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो पता चला वर्नियर स्केल ही नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है थियोडोलाइट में। नेक्स्ट है यूजफुल इन एरियाज sorry, useful in areas which are affected by local attraction। वहाँ पे भी इसको किया जा सकता है जहाँ पे आपका लोकल अट्रैक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। लोकल अट्रैक्शन
where compass survey is not reliable, that is where compass survey is not reliable, विश्वसनीय नहीं रहता। रिलेबल का मतलब होता है विश्वसनीय, is not, that is not reliable। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि जहाँ पे आपका कंपास सर्वे से जो रिजल्ट्स है वो अच्छे नहीं आते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाता है ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, तो वहाँ पे आपका प्लेन टेबल अच्छा काम कर जाएगा। ये फ़ायदे हैं इसके, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है डिसएडवांटेज का, दैट इज़ इट कैन नॉट बी डन इन द थिक फॉरेस्ट। इट कैन नॉट be done it cannot be done in thick dense forest, in thick dense forest। बहुत घने जंगलों में नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे अमेजन के जंगल जो बहुत घने होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत डेंस है वहाँ पे कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलो उसके बाद में डेंस एंड रेनी सीजन, रेनी सीजन में भी नहीं कर पाओगे। जहाँ बरसात होगी वहाँ पे नहीं कर पाओगे, आपका जो भी पेपर है जो भी बोर्ड है आपका भीग जाएगा, ठीक है। इसलिए बरसात वाले सीजन में नहीं कर पाओगे। क्लियर है। चलो प्लेन टेबल इज़ हैवी। नेक्स्ट है प्लेन टेबल इज़ हैवी। प्लेन टेबल इज़ हैवी and very tough and very hard to carry। इसको एक सिंपल आदमी मतलब बहुत कमज़ोर आदमी तो नहीं ले जा सकता। वेरी हार्ड टू कैरी, एक्सेसरीज आर टू बी लॉस्ट, ठीक है। और दूसरी बात है एंड वेरी हार्ड टू कैरी। एंड और इम्पॉर्टेंट क्या है, दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक निकल के आता है, इसके साथ में बहुत सारी एसेसरीज होती हैं। देयर आर many accessories, बहुत सारी इसमें एसेसरीज होती हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गायब हो सकती हैं। एसेसरीज आर liable to be lost। खतरा रहता है कहीं बह ना जाए, कहीं ट्रफ कंपास गिर गया, कहीं कुछ गिर गया, ये खतरा रहता है। इसका ये डिसएडवांटेज है। चल थर्ड पॉइंट, इट बिकम डिफ़िकल्ट if plan or map is to be plotted on some different scale, due to absence of measurement, absence of measurement and field notes, तो इस पॉइंट को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, इट बिकम डिफिकल्ट इफ प्लान और मैप इज टू बी प्लॉटेड ऑन सम डिफरेंट स्केल ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मेजरमेंट एंड फील्ड नोट्स। तो अगर मान लिया कहीं आपने डिफरेंट स्केल पे इसको मान लिया कि कुछ कर दिया, तो फिर आपके पास में, क्योंकि आपने फील्ड पे किया है सर्वे, ठीक है, अगर गलती आ गई तो उसको रिमूव इतनी जल्दी से नहीं कर मिलता है, ठीक है, तो काफ़ी दिक्कतें आती है। इसलिए ये कह रहा है कि अगर डिफरेंट स्केल पे आपने काम किया है तो यहाँ पे मेजरमेंट और फील्ड नोट्स में दिक्कत आती है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। सेम स्केल रहेगा तो अच्छा है, लेकिन अलग अलग अगर आपका रहता है तब दिक्कत रहती है, ठीक है। चल अब आगे बात करते हैं, एसेसरीज़ के बारे में बात करते हैं कि प्लेन टेबल में कौन कौन सी एसेसरीज़ यूज़ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है
दैट इज़ कितने आपके डिसएडवांटेज हैं, एक दो और लिख सकते हो, जो मर्जी करें। बहुत सारे और सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इसको धूप में करना टफ होता है। मान लिया कि आपका सबसे, जैसे मान लिया काफ़ी तगड़ी धूप है तो वहाँ पे सर्वे करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये सारी बातें निकल के आपकी आ जाती हैं, ठीक है। इसमें 2-3 लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपका जहाँ पे आप प्लेन टेबल रखोगे, और दूसरा आपका दोस्त होगा दूसरे साइड में जो सर्वे करते हो। आपने कॉलेज लाइफ में तो प्लेन टेबल तो किया ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसके एसेसरीज़ हैं, ठीक है। एसेसरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब सारे पॉइंट और इम्पॉर्टेंट आने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से फोकस करना है, ऐसा पढ़ो ताकि यार यहीं पे समझ में आ जाए, बार बार रिवाइज करने का ना रहे, ठीक है। अब एग्ज़ाम आपके सर के मतलब पड़ोस में आ रहा है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि आपको इस तरीके से पढ़ लो ताकि बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज ज़रूर देना। बिना टेस्ट सीरीज आपके एवोल्यूशन नहीं हो सकता कि आप कितना घट रहे हो कितना बढ़ रहे हो। अगर आपका स्कोर कई बार टेस्ट सीरीज में एक नंबर कम भी आते तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट करने की सोचा करो। जैसे किसी का 90 आ रहा होगा तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी का 100 आ रहा होगा, किसी का 120 आ रहा है, किसी का 125 आ रहा होगा, कोई का 130 आ रहा होगा, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। किसी में 130 आएगा, दूसरे टेस्ट में दोगे 120 आ जाएगा, वो चीज़ मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि आप गलती कर कौन सी रहो। गलती देखो, अपनी गलतियों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। उस कैलकुलेशन में अगर आपके 3-4 क्वेश्चन मान लिया, ध्यान से सुनना, जो बातें मैं बता रहा हूँ बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, अगर इनको सुन लोगे तो आपके 2-4-10 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। पेपर दिया, कोई टेस्ट सीरीज आपने दी, इस बात को सुन लोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद ये देखा करो, एनालिसिस में देखना। जैसे सपोज दैट जो बातें मैं बता रहा हूँ, सपोज दैट आपने फुल लेंथ दिया टेस्ट, 200 क्वेश्चंस टेस्ट के रहते हैं, ठीक है। 200 में आपके इस तरीके से देखोगे, सबका डिवीज़न होता है इस तरीके से, ठीक। 50 जीएस, 50 रीजनिंग, ठीक है। 50 जीएस, 50 रीजनिंग, उसके बाद में 100 टेक्निकल, 100 टेक्निकल रहता है, ठीक है। चलो, सबसे फिक्स नंबर जो जानते हो किसके हैं? रीजनिंग के हैं, क्योंकि हमको पता है रीजनिंग में 8-10 टॉपिक हैं, वहीं से हर साल क्वेश्चन आता है, सॉलिड नंबर होते हैं। समझ लो ये मैथ है, क्या है? मैथमेटिक्स है। तो इसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो कि इसमें 45 से कम तो आना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। हमें ये सॉलिड नंबर हैं, टॉपिक कम है, नंबर ज़्यादा है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक। टेक्निकल में टॉपिक ज़्यादा है, नंबर उतने नहीं हैं जितने रीजनिंग में मिल रहे हैं, और ये सॉलिड नंबर होता है, ध्यान रखिएगा, गलत कम होता है अगर आपको सही से आता है। तो इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना, 45 से कम तो आना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है जीएस का पोर्शन मैं बता दूं, जीएस में जितना रिवाइज करोगे उतना फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात, जीएस में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है, अगर नहीं कहीं बुक से पढ़ने में समझ में आता है तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं, कहीं से भी अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप नदियों का वीडियो देख लो, माउंटेन का देख लिया, वर्ल्ड लेवल पे कुछ देख लिया, जनजातियों का देख लिया, बांधों का देख लिया, कौन कौन से इंडिया में बांध हैं, कौन से नेशनल टाइगर रिजर्व हैं, कौन से फॉरेस्ट हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सारे वीडियो के एक करके देख लो, छोटे छोटे वीडियो 15-15 मिनट के देख लोगे तो जीएस कवर हो जाएगी, ठीक। पेपर सपोज दैट आपने दिया 200 मार्क्स का था, 200 में हो सकता है कि आपके जो मार्क्स हों, हो सकता है कि आपने मान लिया कि 120 पाए, ठीक। अब ये 80 नंबर का फ़र्क आ रहा है, तो आप ये देखो कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही। गलतियाँ कई तरीके की हो सकती हैं, देखो, एक तो ये मिस्टेक्स कई तरीके की हो सकती हैं। मिस्टेक्स कॉन्सेप्चुअल हो सकती है, आप कॉन्सेप्ट में कमी आपके है। अगर कॉन्सेप्चुअल कमी है आपके अंदर
तो तुरंत नोट्स उठाया करो, जो भी कॉन्सेप्चुअल दिक्कत आया करे। सपोज दैट 200 नंबर का टेस्ट दिया और उसमें से जीएस में तो ऐसी दिक्कत नहीं, जीएस में तो रिवाइज ही करना है। रीजनिंग में देखो कि कौन सी दिक्कत आ रही, कॉन्सेप्चुअल कौन सा ब्लड रिलेशन हमारा टॉपिक कमज़ोर जा रहा है, या कुछ सेलुलोजिज्म का आपका टॉपिक का जो भी है वो कमज़ोर जा रहा है, या जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर जा रहा है उसको मार्क करो। उसको क्या करना, कॉन्सेप्चुअल जो भी है, चाहे वो रीजनिंग में हो और चाहे वो टेक्निकल में हो, उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है, मार्क करना है और उस पर काम करना है थोड़ा सा, ताकि अगले टेस्ट में ऐसे मार्क करो कि भैया कहाँ पे दिक्कत आ रही है रीजनिंग में और कहाँ पे टेक्निकल में आ रही है। टेक्निकल में सपोज दैट कि आपने सॉइल पढ़ी, सॉइल में आपको शियर स्ट्रेंथ में दिक्कत आ रही है, शियर स्ट्रेंथ रिवाइज करो ताकि अगली बार जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक, रीजनिंग में जाओ, कहीं पे दिक्कत लगे उस टॉपिक को मार्क कर लो, उसको हाईलाइट कर लो ताकि उसको 1-2 दिन के अंदर रिवाइज करके अगले टेस्ट में ऐसी गलती ना हो। ऐसे कॉन्सेप्चुअल दिक्कत। दूसरी, आपको इस कॉन्सेप्चुअल के बाद में ऐसा हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो आप कैलकुलेशन पे फोकस करो, खूब प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर बिल्कुल छोड़ दो इस समय, जितना हो सके उसको कोशिश करो। तो कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी हो सकती है, इसके लिए प्रैक्टिस सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस हो सकता है। कुछ जो क्यूब रूट्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, उनको सबको याद कर डालो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिस में कैलकुलेशन तेज़ करना है, √10 की वैल्यू याद रखो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं, जैसे 8 की पावर 1/3 याद रखो। इस तरीके की वैल्यूज़, मतलब 8 की पावर यहाँ पे मतलब कुछ और वैल्यू ले लो, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 10 की पावर, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज है, जैसे π² याद रखो। मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनका याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे आपको रूट्स पता होने चाहिए, जल्दी जल्दी निकालना आना चाहिए, ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें। जैसे कोई वैल्यू आपके सामने 0.0005 करके लिखा है, तो खटाक से इसको 5 × 10⁵ लिख दिया। तो इस तरीके के कैलकुलेशन को अपने हिसाब से फास्ट करो। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। वैल्यूज़ रिमेंबर कर लो, जो लगे कि आप एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इनका निकालने से कोई मतलब नहीं है, वो सब चीज़ें। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करना कैसे आना चाहिए आपको, अप्रॉक्सीमेट कैसे करना, ऑप्शन देख के अप्रोक्सीमेट कैसे करना चाहिए, सारी बातें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से इस पे आपको काम करना है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट हो सकता है कि आपने अच्छे से रीड नहीं किया हो। ठीक है, प्रॉपर रीडिंग आप क्वेश्चन, प्रॉपर रीडिंग केयरफुली, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, ये भी बहुत बड़ी समझदारी होती है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर पढ़ते नहीं हो तब भी दिक्कत है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसको अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे तो कई सारे 2-3 क्वेश्चन तो गलत होते हैं, तो ये गलतियां भी आपकी रीडिंग से एलिमिनेट हो जाएंगी। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो। ठीक, दूसरी बात, SSC JEE में माइनस मार्किंग 1/4 होती है, तो इसमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा करने में फ़ायदा ज़्यादा रहता है। मतलब 200 क्वेश्चन है तो आपका अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि 150 और 40 करके आ रहे हो, थोड़ा ज़्यादा करो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गलत होने तो 1/4 माइनस मार्किंग मतलब 4 गलत होने पे 1 नंबर जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 180 190 तक अटेम्प्ट करते हो तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, GS आपका जो था ये आपका मुश्किल से 12 से 15 मिनट में हो जाता है, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो छोड़ दो, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको हटा भी सकते हो। GS में 4 में से 1 तो सही हो जाता है, कॉमन सेंस से। जो 50-50 हुआ करे उसको लगा दिया करो। जैसे आपको 2 ऑप्शन पता है यार इसमें कुछ हो सकता है, तो उसको रिस्क ले सकते हो। तो वो GS में कम से कम 30-35 स्कोर तो आना ही चाहिए। रीजनिंग फोकस करो, प्रॉपर रीडिंग करो, ये सारी चीज़ें जब करोगे ना, हर एक टेस्ट में अप्लाई करना शुरू कर दो। एक टेस्ट दो, उसमें एनालिसिस करो, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से सही हुए। जो सही हुए उनको देखो, जो डाउटफुल सही हो गए, जिनमें लगता था कि आप यार गलत कर सकते थे लेकिन तुक्का मार दिया सही हो गया, उसको भी फोकस करो। इस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी बनाओ, 1 महीना अच्छे से फॉलो करो, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। कैलकुलेशन खूब प्रैक्टिस करना है, जितना कर सकते हो। रफ कॉपी ले लो, उठा लो और उसको खूब प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो कैसे कैलकुलेशन को सॉर्ट किया जाता है, इस तरीके से अपनी आदतों में लेके आ जाओ। ठीक है, क्लियर। जो पता है अच्छे से उसके लिए इतना परेशानी है, जो नहीं पता है और 15 से 20 दिन 10 दिन पहले कुछ नया मत पढ़ना, 10-5 दिन पहले जितना है अभी नोट्स बनाना है बना लो, सब कुछ कलेक्शन कर लो नोट्स का। लास्ट के 1 महीने रिवीजन टेस्ट सीरीज होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। हो सकता है आपको कुछ इससे फ़ायदा हो जाए तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ध्यान रखना, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है। नंबर 90 आ रहे होंगे तो 100 हो जाएंगे, 100 के बाद 110, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आपके नंबर 50, 70, 80 आ रहे हैं। आपको अपने हिसाब से मेहनत करना है,
हमेशा इंप्रूवमेंट करने की एक आदत सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो, निगेटिव तो जाना ही नहीं है। दोस्त कुछ कह रहा होगा, आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपको अभी मेहनत करनी है, धीरे धीरे करके आप जैसे मेहनत करता ना इंसान, तो धीरे धीरे मजबूत हो ही जाता है। धीरे धीरे आप मेहनत करोगे, आप भी अच्छा कर जाओगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको बस कंटिन्यूसली मेहनत करना है बस, और पॉजिटिव बने रहना है, अच्छे दोस्तों से संपर्क रखना है। निगेटिव जो दोस्त हैं इस समय बिल्कुल दूर रहना है, फ़ोन पे बात नहीं ज़्यादा करना है, ये सब सारी चीज़ों को हटाना है अपने दिमाग से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि बहुत कम बात करनी पड़े। घर पे भी बात करना है तो हफ्ते में एक बार बात कर लिया करो। फ़ोन को हटा दो, व्हाट्सअप वगैरह जब काम ना हो तो उसको भी थोड़ा सा कम कर दो। 1 महीना एकदम जान लगा दो एकदम से, ठीक है। रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। क्लियर। चल अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो इस पर थोड़ा सा आप गौर करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है एसेसरीज़। एसेसरीज़ यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है। चल, तो एसेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। दैट इज सबसे पहला एसेसरीज जो होता है वो प्लेन टेबल ही होता है। क्या होता है? दैट इज प्लेन टेबल। दिस इज द प्लेन टेबल, ठीक। चल, तो दिस इज द प्लेन टेबल। ये लकड़ी का एक बोर्ड होता है, एकदम समतल होता है, ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए ये, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ड्राइंग बोर्ड, इट कंसिस्ट ऑफ आ, देखिए मेंस में एक क्वेश्चन आया है एसएससी में कि इसकी एसेसरीज बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ ड्राइंग बोर्ड, कैसा होना चाहिए? ड्राइंग बोर्ड माउंटेड ऑन अ ट्राइपॉड, माउंटेड ऑन अ ट्राइपॉड। ट्राइपॉड मतलब जिसमें 3 पैर होते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्राइपॉड, ठीक। विच कैन बी क्लैम्प्ड, विच कैन बी क्लैम्प्ड। क्लैम्प्ड मतलब इसमें स्क्रू को टाइट कर देते हैं, फिर वो क्लैम्प हो जाता है। मतलब अगर आपने इस डायरेक्शन में फिक्स कर दिया तो फिर इधर उधर मूव नहीं कर सकते, तो नीचे से क्लैम्प कर देते हैं, ठीक है। चल, क्लैम्प्ड इन एनी पोजीशन, इन एनी पोजीशन, इन एनी पोजीशन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ विंग नट। इसमें विंग नट होता है जिसकी मदद से हम लोग लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड विंग नट, क्लियर। तो इस तरीके का होता है, बनाने की ज़रूरत है नहीं, वैसे मैं बना भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके का एक आपका ये ट्राइपॉड होता है, इस तरीके से, ठीक। और थोड़ा सा इसका डायग्राम आप देख सकते हो, ऐसे ही होता है 3D डायग्राम अगर देखा जाए। 1 मिनट में बना देता हूँ अच्छे से, ठीक। चलो, इस डायग्राम को अगर आप चाहो तो बना सकते हो, बाकी अभी आगे यूज होगा। देखो इस तरीके से रहता है 3D डायग्राम के हिसाब से अगर देखें, दैट इज एक लकड़ी का बोर्ड होता है, इस तरीके से बोर्ड होता है, ठीक है। लकड़ी का बोर्ड होता है, यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट होता है, क्लियर। अच्छा, और इसी में नीचे से हम लोग क्या लगा देते हैं? ट्राइपॉड लगा देते हैं। थोड़ा सा ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ बनाने के लिए, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। इसके ऊपर आपने जो भी आपका ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड के ऊपर लकड़ी का इस तरीके से रखा होता है बोर्ड, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड। दिस इज कॉल्ड ट्राइपॉड, दिस इज कॉल्ड ट्राइपॉड। तो इस तरीके से लगा रहता है, नीचे से ही लगा होता है, मैंने बना दिया थोड़ा सा ऊपर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज़, या ऐसे मान लो इसको थोड़ा सा, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस समझने के लिए मैंने बनाया, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। तो जो भी आपको समझना है वो डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अभी बहुत सारे डायग्राम और आएंगे, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, एलिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
एलिडेट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, दैट इज एलिडेट। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग बना दो, दैट इज एलिडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है, देखिए इससे हम लोग साइटिंग भी करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा स्टेशन होता है अपने प्लेन टेबल से, जो हमारा ग्राउंड मतलब प्लेन टेबल पे जो भी पॉइंट होता है उसको हम लोग साइट करते हैं, वहाँ पे उसके साइटिंग कर लेते हैं उस स्टेशन को। जो भी हमारा दोस्त उधर लेके रेंजिंग राड को लेके बैठा होता है, खड़ा होता है, तो उसको हम लोग मतलब साइटिंग कर लेते हैं। फिर उसी आपके जो एलिडेट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आपका एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। उससे वही एक स्केल की तरह भी काम कर जाता है, दोनों काम हो जाता है। तो इसलिए एलिडेट के दो काम होते हैं, एक तो साइटिंग भी हो जाता है और हम लोग उसको स्केल की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चल, तो एलिडेट इज़ अ स्टेट इज रूलर, एलिडेट इज स्ट्रेट रहती है। कैसी रहती है? स्ट्रेट। अभी डायग्राम बना दूंगा। स्ट्रेट दैट इज एज दैट इज एज, ठीक है। चलो, एज रूलर दैट इज एज रूलर। इसको दूसरा नाम देते हैं, फिडुशियल एज भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फिडुशियल एज, ठीक है। दैट इज फिडुशियल एज, या इसको बोलते हैं दैट इज एज, फिडुशियल एज बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज, इससे करते क्या हैं? दैट इज फिडुशियल एज फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए। जो भी आपकी रेंजिंग रॉड होती है ना, उसको साइट कर लेने के लिए। तो साइटिंग द ऑब्जेक्ट एंड ड्राइंग लाइंस, एंड इसके हेल्प से ड्राइंग भी करते हैं। एंड ड्राइंग लाइंस विथ ऑब्जेक्ट वेन एंड साइट वेन। इसमें दो वेन होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है, एक साइट वेन होती है, दो होते हैं। आई वेन भी बोल सकते हो। साइट वेन को दूसरा नाम क्या होता है? दैट इज आई वेन होता है, और एक होता है ऑब्जेक्ट वेन होता है, ठीक है। चल, हिंज एट एंड्स, इसमें एक हिंज होता है एट एंड्स। अभी डायग्राम बनाऊंगा, हिंज एट एंड्स, क्लियर। चलो, लाइन ऑफ साइट शुड बी पैरेलल टू फिडुशियल एज। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइन ऑफ साइट शुड बी पैरेलल टू फिडुशियल एज ठीक है। चल, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो लाइन ऑफ साइट होती है वो फिडुशियल एज के, यहाँ पे एज कर दीजिएगा, गलती से लिख गया था, दैट इज एज, ठीक है। अब देखो डायग्राम बनाते हैं। दैट इज, मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ ताकि मैं यहीं पे बना दूँ। चल, इसको 3D डायग्राम में देखते हैं कि कैसा आपका होता है। दैट इज एलिडेट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एलिडेट का काम क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। एलिडेट का काम एक तो आपका ये होता है, दैट इज साइटिंग के लिए होता है ऑब्जेक्ट को। दूसरा बात है, हम लोग उसको स्केल की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। विद ऑब्जेक्ट वेन एंड दिस लाइन ऑफ साइट शुड बी पैरेलल भी होना चाहिए फिडुशियल एज के, ठीक है। तो इसका डायग्राम अगर मैं ड्रा करूँ, डायग्राम ऑफ एलिडेट, डायग्राम, ठीक है, डायग्राम, ठीक है। चलो, तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम आता है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, ठीक। चलो, इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, ठीक है। इसका डायग्राम मैं बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। दैट इज, क्लियर।
इस तरीके से रहता है, दैट इज़। चलो, इसके बाद में यहाँ पे भी इस तरीके से रहता है, दैट इज़। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कस। यहाँ पे जो है ना हमारे पास स्केल बनी होती है, दैट इज स्केल, इस तरीके से। इस तरीके से स्केल बनी होती है, ठीक है। चल, इसको जो बोला जाता है दिस इज कॉल्ड फिड्यूशियल एज, फिड्यूशियल एज, ठीक है। फिड्यूशियल एज होती है पैरेलल टू लाइन ऑफ साइट, दिस इज पैरेलल टू लाइन ऑफ साइट, पैरेलल टू लाइन ऑफ साइट। पैरेलल टू किसके होनी चाहिए? लाइन ऑफ साइट पे, ठीक है। चल, इसमें ही एक कटिंग होती है, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं आई वेन बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आई वेन। दूसरे साइड में क्या होगा? ऑब्जेक्ट वेन होगा, उसको भी मैं बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से रहती है, दैट इज इस तरीके से इसका डायग्राम रहता है, दैट इज। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इस डायरेक्शन में बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, दैट इज ये दो साइड्स पैरेलल आपको, एक मिनट इसको पैरेलल बनाओ, इससे थोड़ा और आगे ले जाओ। ठीक है, इसको और पैरेलल ले गए, आप बनाते हैं। इसी के पैरेलल आपको ये यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, दैट इज दिस। इसको इससे जोड़ दो, इस एज को आपको इस तरीके से बनाना होगा, ठीक है। कुछ ऐसे ही होता है डायग्राम, क्लियर। चल, इस तरीके से कुछ डायग्राम निकल के आता है। चल, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज ऐसे करके होता है, ठीक है। 3D डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे भी जो होता है ये ऑब्जेक्ट वेन होता है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट वेन होता है। इसमें सेंटर में जो है ना यहाँ पे एक हेयर होता है, दिस इज हॉर्स हेयर। यहाँ पे दिस इज हॉर्स हेयर होता है। चलो, इस तरीके से बना होता है, ठीक है। चलो, ये दोनों में यहाँ पे हिंज होती है, इसको इस तरीके से गिरा भी सकते हैं। तो ये पॉइंट जो लिखा था ना, हिंज एट एंड्स, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसको नीचे की तरफ गिरा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हिंज होता है, यहाँ पे भी हिंज होता है। इसको नीचे गिरा सकते हो, इसको भी नीचे गिरा सकते हो, ऐसे फोल्ड कर सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये गिर सकता है, अंदर की तरफ बंद हो जाता है, ठीक है, क्लियर। इसमें हिंज रहता है। तो यहाँ पे ये आपका क्या रहता है? दिस इज कॉल्ड हिंज। यहाँ पे भी क्या रहता है? दिस इज कॉल्ड हिंज। ये क्या है? स्केल है, दिस इज स्केल। फिड्यूशियल एज को स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। चल, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी कहानी मैंने बता दी। तो कुछ ऐसा ही होता है, आपने अगर सर्वे किया होगा तो ऐसे कुछ डायग्राम आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिड्यूशियल जो एज होती है, दिस इज लाइन ऑफ साइट की क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, क्लियर। चल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये तो आपका पॉइंट हो गया। तो आपको क्लियर हो गया ना इसका यूज़ क्या है? एक तो आपका साइटिंग में यूज़ होता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट वेन होता है और एक साइट वेन होता है। तो इसको साइटिंग में यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, इसमें फिड्यूशियल एज होती है, तो इसको एक स्केल की तरह था, मतलब हम लोग यूज़ कर लेते हैं कहाँ पे? जब हम लोग सर्वे करते हैं ना, तो प्लेन टेबल के ऊपर
हम लोग कागज़ पेपर रखते हैं, मतलब पेंसिल रहती है और उसके बाद में कागज़ रहता है आपके पास है, जो भी आपका पेपर यूज़ करोगे उस पेपर पे जो भी पॉइंट आपका ग्राउंड पे है उसको प्लॉट करना होता है। तो हम इसी फ्यूडिशियल एज का यूज़ कर लेते हैं, ऐसा स्केल बना के इसका यूज़ कर लेते हैं। तो दो काम हो गए, एक तो साइटिंग भी कर ले रहे हो और दूसरा काम क्या कर ले रहे हो, यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन में भी काम आ गया, दूसरा बात स्केल में भी काम आ गया। तो दो काम इसके मैंने बता दिए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के 100% आते हैं इसके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज़ लेवल ट्यूब। नेक्स्ट बना दो लेवल ट्यूब। नेक्स्ट है लेवल ट्यूब। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं लेवल ट्यूब। इसका काम क्या है, प्लेन टेबल ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए। लेवल ट्यूब यूज टू मेक लेवल ट्यूब ये मेटालिक ज़्यादातर बनी होती है, किसकी होती है, मेटालिक होती है, लोहे की बनी होती है, मेटालिक, ठीक है। चल, लेवल ट्यूब यूज टू मेक ड्राइंग बोर्ड हॉरिजॉन्टल, ड्राइंग बोर्ड हॉरिजॉन्टल। तो ड्राइंग बोर्ड को एकदम ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए, इसलिए इसका लेवल ट्यूब का यूज करते हैं। स्प्लिट लेवल हो सकता है, लेवल का मतलब यहाँ पे है स्प्लिट ट्यूब, स्प्लिट लेवल यूज करते हैं, ठीक है। स्प्लिट लेवल का यूज करते हैं उसको पैरेलल करने में। नेक्स्ट है ट्रफ कंपास। तो इसके बारे में थोड़ा डील करना है, पहले आप इसको लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ट्रफ कंपास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, दैट इज ट्रफ कंपास की बात करेंगे। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मेरे को और बताना है ट्रफ कंपास। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज ट्रफ कंपास की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग बना दो ट्रफ कंपास। फोर्थ वन ट्रफ कंपास, दैट इज ट्रफ कंपास। इसका उपयोग क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ट्रफ कंपास का काम क्या होता है, दैट इज कंपास का जो कंपास होता है उसका काम होता है आपको डायरेक्शन बताना, नॉर्थ डायरेक्शन बताना, ठीक है। चल, ये आपका जो कंपास होता है इसके बारे में लिखते हैं। ट्रफ कंपास इज यूज्ड टू, ट्रफ कंपास इज यूज्ड टू ओरिएंटेशन का मतलब ही होता है डायरेक्शन। ओरिएंट द प्लेन टेबल ऐसे ही पूछता है कि ट्रफ कंपास कहाँ यूज होता है, प्लेन टेबल में या कहीं और यूज होता है। तो इस तरीके का ध्यान रखिएगा, प्लेन टेबल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन आपको डायरेक्शन बताना होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन दैट इज साइड्स ऑफ ट्रफ कंपास आर पैरेलल टू, नेक्स्ट साइड्स ऑफ ट्रफ कंपास जो साइड्स ऑफ ट्रफ कंपास आर पैरेलल एंड प्लेन्स आर पैरेलल, समानांतर होना चाहिए, पैरेलल एंड प्लेन जो उसकी साइड्स होनी चाहिए ना ट्रफ कंपास की, वो पैरेलल और प्लेन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्लेन, सो दैट दे कैन बी यूज
they can be used as ruler for drawing lines or for placing the compass such that it coincide with already drawn lines. अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं. साइड्स ऑफ ट्रफ कंपास आर पैरेलल एंड प्लेन होनी चाहिए सो दैट दे कैन बी यूज्ड एज अ रूलर फॉर ड्राइंग. रूलर का मतलब एक स्केल की तरह यूज़ करते हैं, दैट इज रूलर फॉर ड्राइंग लाइन्स और फॉर प्लेसिंग द कंपास सच दैट कि इट कोइंसाइड विद द ऑलरेडी ड्रॉन लाइन्स. इस तरीके से करो ताकि जो पहले से ऑलरेडी आपने लाइन को ड्रा कर रखा उससे क्या करनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए. ठीक है, ताकि आपका जो ड्राइंग शीट पे, मतलब सपोज दैट ये आपका पेपर है, सपोज दैट इस तरीके से पेपर है, तो अगर आपने इसका इस तरीके से इसको इस पॉइंट को साइड किया, एक इधर से साइड किया, तो ये जो डायरेक्शंस आ रही ना, जब ट्रफ कंपास रखो तो ये भी इससे कोइंसाइड करना चाहिए, इससे कोइंसाइड करना चाहिए. वो ये कहना चाह रहा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. दैट इज़ इसका डायग्राम देख लेते हैं, ये कैसा होता है इसको देखते हैं. ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स होता है. इट इज़ अ रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स होता है, लकड़ी का ही बना होता है. चलो रेक्टेंगुलर होता है, बाकी सब सर्कुलर होते हैं, ये रेक्टेंगुलर होता है. तो कुछ इस तरीके से रहता है बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर में बना रहा हूँ. ठीक है, चलो, और इसमें निडल लगी होती है कुछ इस तरीके से. इस तरीके से. ठीक है, चलो, ये निडल लगी होती है. क्लियर. और यहाँ पे मार्किंग रहती है, जैसे इधर साइड में नॉर्थ, इधर साइड में साउथ, और ये मार्किंग यहाँ पे बनी रहती है. क्लियर. चलो, अभी तक हमने बात किया लेवल ट्यूब के बारे में, हमने अभी तक बात कर ली है. ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ ट्रफ कंपास के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो हमने जो डिफिनीशन अभी पढ़ी वो लेवल ट्यूब क्या होती है. लेवल ट्यूब का काम होता है लेवल में इक्विपमेंट्स को या इंस्ट्रूमेंट को रखना. नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ ट्रफ कंपास. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ ट्रफ कंपास. ट्रफ कंपास के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज ट्रफ कंपास. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रफ कंपास होता क्या है. देखिए, कंपास का काम जानते होंगे. ठीक है, दैट इज आपको पता होगा कि कंपास का काम क्या होता है. कंपास का काम होता है कि हमको अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करना कि नॉर्दर्न किधर है, सर्दर्न किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. ट्रफ कंपास इज यूज्ड. पहला पॉइंट है ट्रफ कंपास is used to orient the plane table with respect to magnetic meridian, with respect to magnetic meridian. नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, साइड्स ऑफ द ट्रफ कंपास. दूसरा, साइड्स ऑफ द ट्रफ कंपास
sides of the trough compass are parallel and plane ठीक है, this is called plane, so that they can be used so that they can be used as a ruler, रूल से बना है रूलर, they can be used as a ruler for drawing lines, or for placing the compass, or for the placing of the compass such that it coincided with already drawn line, lines. तो देखने में कुछ ये होता है, जैसे आपके पास मान ले प्लेन टेबल है, देखो सपोज दैट आपके पास में ये प्लेन टेबल है इस तरीके से, तो ट्रफ कंपास रख के जैसे नॉर्थ डायरेक्शन आपको इधर डिसाइड करना है, तो ये पता कैसे करोगे, नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, तो वो ट्रफ कंपास की मदद से, वो एक रेक्टेंगुलर होता है कुछ इस तरीके से, मैं बना देता हूँ, इस तरीके से रेक्टेंगल होता है, बीच में सेंटर, इस तरीके से एक नीडल होती है, दिस इज नीडल, और यहाँ पे रीडिंग्स बनी होती हैं, नॉर्थ इधर आपका मार्क रहता है, इधर साउथ, ठीक है, इस तरीके से रीडिंग्स यहाँ पे मार्क रहती हैं, इस तरीके, तो इस तरीके से इसकी रीडिंग्स मार्क रहती हैं, ठीक है, इधर साउथ होता है, इधर आपका नॉर्थ होता है, तो इस तरीके से मार्क, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये रेक्टेंगुलर होता है, वुडन बॉक्स होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है, ये डायरेक्शन हमको यहाँ पे बताता है, क्लियर, तो ये आपका जो प्लेन टेबल है उसके ऊपर डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट प्लम्बिंग फॉर्क, नेक्स्ट एक डालो, दैट इज 5th वन, दिस इज 4th वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लम्बिंग फॉर्क का काम होता है आपके पास में जो भी स्टेशन, जो भी पॉइंट आपका पेपर के ऊपर है उसको ग्राउंड में ट्रांसफ़र करना, या जो भी आपका पॉइंट कहाँ पे ग्राउंड पे है उसको आपको पेपर के ऊपर ले आना, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आपका प्लम्बिंग फॉर्क, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले इट इज़ अ यू शेप मीटर मेटल फ्रेम, ये यू शेप आपका मेटल का फ्रेम होता है। दिस इज पॉइंट ऑफ अपर आर्म, इसमें होता क्या क्या है, पॉइंट ऑफ अपर आर्म एंड प्लम्ब लाइन आर in same vertical line, ठीक है, इन सेम वर्टिकल लाइन। तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ यू शेप मेटल फॉर्म, जो फ्रेम होता है दैट इज पॉइंट ऑफ अपर आर्म एंड द प्लम्ब लाइन आर इन सेम वर्टिकल लाइन, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं एक बार बना के, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, इस तरीके से डायग्राम आपका होगा, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम होता है। इस तरीके का डायग्राम इसका रहता है, ठीक। चलो इसके साथ में आपका इसको डॉट डॉट सीधे मिलाओ, ठीक है। ये यहाँ पे प्लम्बिंग फॉर्क होता है, ये यहाँ पे एक तरीके का नुकीला पार्ट होता है। इसको क्या करते हैं, प्लेन टेबल को उठाते हैं, इसको मतलब आपको जो प्लम्बिंग फॉर्क होता है इसको लेते हैं, ये वाला सिरा आपका कागज़ के ऊपर होना चाहिए,
ये बीच में प्लेन टेबल के बीच में ऐसा चला जाता है। तो कुछ ऐसे समझ लो, ये मेरा हाथ है, ये ऊपर का पोर्शन है, दिस इज़ ये पोर्शन, और ये जो नीचे का पोर्शन है ये, तो ये एक ही लाइन में होना चाहिए। तो वही ये कहना चाहता है, ये और ये एक ही लाइन में होना चाहिए। ये सेंटरिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चल अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है वो देख लेते हैं। चल जल्दी से आ जाओ, इसके यूजेस पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है, यूज इसके देखते हैं। प्लम्बिंग फार का यूज क्या है? दैट इज प्लम्बिंग फार्क इज यूज्ड फॉर। ठीक, चल जैसे पहला है सेंटरिंग द प्लेन टेबल, सेंटरिंग प्लेन टेबल ओवर द स्टेशन। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका काम क्या होता है। ओवर द स्टेशन occupied by it when the position of plane table is already plotted on the drawing sheet, ठीक है, on the drawing sheet। नेक्स्ट है ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट, दूसरा है ट्रांसफरिंग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ट्रांसफर करता है, जो भी ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट्स ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट्स ऑन टू द ड्राइंग शीट, तो ये बात इंपॉर्टेंट निकल के आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ मेनली यूज फॉर लार्ज स्केल मैपिंग। थर्ड वन, it is mainly used for large scale mapping। लार्ज स्केल मैपिंग के लिए यूज किया जाता है। लार्ज स्केल मैपिंग इट इज नॉट यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल मैपिंग बिकॉज क्या इसका फर्क पड़ता है? बिकॉज देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्यूरेट सेंटरिंग, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्मॉल स्केल वाले में क्या है ना कि आपको वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इस वजह से आपका ये काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल। सेटिंग कैसे पढ़ना है? दैट इज सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल। देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्लेन टेबल होता है इसकी सेटिंग और जो थियोडोलाइट की है उनमें दोनों में लगभग अंतर नहीं होता है। वहाँ पे आपका सिर्फ प्लेन टेबल में यहाँ पे क्या नहीं है, टेलीस्कोप नहीं है। वहाँ पे जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि वहाँ पे थियोडोलाइट में टेलीस्कोप होता है। तो जहाँ पे टेलीस्कोप होता है वहाँ से एक चीज़ अलग से निकल के आती है, पैरालैक्स इरर होता है। तो पैरालैक्स जो इरर होता है यहाँ पे नहीं आता है, वहाँ पे आता है। तो पहला काम सेटिंग में होना चाहिए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं। सेटिंग के बाद में सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग के बाद में लेवलिंग, और लेवलिंग के बाद में ओरिएंटेशन। इतने काम यहाँ पे होते हैं।
थियोडोलाइट में जाओगे तो वहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं करना होता, बाकी आप लेवलिंग सेंटरिंग सब करते हो। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सेंटरिंग। पहला काम कर लो, दिस इज फर्स्ट वन इज द सेटिंग, सेटिंग अप इंस्ट्रूमेंट को। दूसरा दैट इज फिर करोगे सेंटरिंग। तीसरा लेवलिंग, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओरिएंटेशन, दैट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे टॉपिक में ओरिएंटेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, दैट इज ओरिएंटेशन होता क्या है, इसकी हेडिंग बना दो। फर्स्ट हेडिंग दैट इज ओरिएंटेशन समझते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है। चलो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अलाइंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अलाइंग, अलाइंग का मतलब उसके अलॉन्ग, अलाइंग प्लेन टेबल बाई, प्लेन टेबल बाई, प्लेन टेबल बाई, ओके, प्लेन टेबल बाई रोटेटिंग इट, रोटेट करने से ये सही आ जाता है, दैट इज इट। प्लेन टेबल को इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं और ओरिएंटेशन अपने टारगेट को हम लोग करते हैं जहाँ पे रेंजिंग रॉड होती है। रोटेटिंग इट, दैट इज रोटेटिंग इट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन such that plotted lines, such that plotted lines are parallel to corresponding graduations, corresponding ground line, sorry, corresponding to ground line। तो ग्राउंड, जो ग्राउंड की लाइन्स है उसके करस्पॉन्डिंग वो अलाइन होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इफ द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल, इफ द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल इज डिफरेंट at successive stations, comma, relative position of plotting, relative position of plotting points will not remain same, ये सेम नहीं रहते अगर आपका ओरिएंटेशन बिगड़ गया तो will remain same as corresponding relative position of ग्राउंड पॉइंट्स। चल, तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो। क्लियर है, सारे पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब डायग्राम से समझाते हैं कि क्या होता है ओरिएंटेशन। जैसे सपोज दैट कि जो आपके स्टेशंस हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो चीज़ लिख गई, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलो, सपोज दैट कि आपके पास में सपोज दैट एक ग्राउंड है और यहाँ पे 4 स्टेशंस हैं आपके पास में। सपोज दैट एक आपका ए है, सपोज दैट बी है, दैट इज बी है, सपोज
या इसको मान लो यहाँ से शुरुआत करते हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। तो इसको प्लेन टेबल पे कैसे दिखाओगे उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो, अगर प्लेन टेबल आपकी यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, एक प्लेन टेबल आपको ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। चल ओके, छोटा बड़ा हो गया डायग्राम में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका कोई। हाँ, इस तरीके से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। इस तरीके से रहता है, ठीक है। चल, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपके पास में जैसे डायमेंशंस यहाँ पे हैं, ए से बी के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पे दिखा देते हैं। सेम लाइन यहाँ पे पैरेलल आना चाहिए, इसे कहते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर ए यहाँ पे स्मॉल है, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज सी, तो आपका सेम पैरेलल लाइन से यहाँ पे निकल के आना चाहिए। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ठीक। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अगर ये ऐसे 90 डिग्री पे है तो ये भी यहाँ पे लाइन भी क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज सेम, आपका अगर ये लाइन आपको मैंने दिखाई तो अगर ये स्टेशन ए है तो इस पॉइंट से इसकी भी दूरी आपकी जो है सेम होनी चाहिए, दिस इज पॉइंट ए। तो एकदम सेम ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसा फील्ड पे है, अगर वो स्ट्रेट है तो स्ट्रेट दिखाई पड़ना चाहिए, इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड दिखाई पड़ना चाहिए। सेम पेपर पे अगर आप देखना चाहते हो तो उसका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। कुछ ना कुछ स्केल मान लेंगे, सपोज दैट 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर है, मान लेते हैं कि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इससे मान लेते हैं। तो 100 है तो यहाँ पे बदल लेते हैं, तो इसको एक हिसाब से अगर चेंज करोगे तो ये आपका 100 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप मान लें 10 मीटर है तो आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 10 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर 10 मीटर ग्राउंड पे है तो 10 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, पेपर के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये तो कहानी इसकी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा और, इसी में और बात करते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एज प्लेन टेबल इज रोटेटेड। इसी का तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एज प्लेन टेबल is rotated during orientation centering of plane table is disturbed, hence orientation and centering are complementary to each other। ये एक दूसरे से क्या होती है, कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक अगर डिस्टर्ब हुआ तो दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सेंटरिंग से ओरिएंटेशन से सेंटरिंग। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है दैट इज मेथड ऑफ प्लेन टेबल। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसको रफ करते हैं, मेथड ऑफ थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, मेथड ऑफ प्लेन टेबल ओरिएंटेशन। तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्लेन टेबल ओरिएंटेशन। मेथड ऑफ प्लेन टेबल ओरिएंटेशन, ठीक है। चलो पहला है बाई ट्रफ कंपास, दूसरा है
बाई बैक साइटिंग, infield. In this method, plane table is oriented by back sighting. In this method, इस मेथड में करते क्या है, नाम में लिखा बैक साइटिंग. इन दिस मेथड प्लेन टेबल इज ओरिएंटेड बाय बैक साइटिंग ऑन प्रीवियस. ठीक है, जो प्रीवियस वाली, जैसे मान ले सपोज दैट आपने स्टार्ट किया सर्वे, सपोज दैट आपने ए से यहाँ पे स्टार्ट किया तो बी की तरफ साइड किया, बी से ए को साइड कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड बैक साइड. ठीक है, नेक्स्ट है रीसेक्शन मेथड. थर्ड वन इज रीसेक्शन मेथड, या रीसेक्शनिंग करते हैं तो उससे पता चलता है. ठीक है, और अगले लेक्चर में बात करेंगे मेथड ऑफ प्लेन टेबल. तो यहाँ पे बात नहीं करेंगे मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे. मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. प्लेन टेबल का जो अगला लेक्चर आएगा वहाँ पे बात करेंगे अच्छे से. ठीक है, तो इस तरीके से अपना टॉपिक लगभग कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में आपका प्लेन टेबल पे एक और लेक्चर है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आएंगी. तो आज के लिए फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग. ठीक है.